Good morning, friends. We are going to start the second topic of the chapter कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया। कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया से हम लोग सेकंड टॉपिक या सेकंड सेशन हम लोग कंडक्ट करने जा रहे हैं। ओके, फर्स्ट सेशन में हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है समथिंग अबाउट द पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ पाकिस्तान एंड पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ बांग्लादेश। ये दो टॉपिक हम लोगों ने कर लिए हैं। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द थर्ड टॉपिक। हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं थर्ड टॉपिक के बारे में। ओके, थर्ड टॉपिक इज दैट थर्ड टॉपिक समथिंग अबाउट नेपाल। हम लोग नेपाल के बारे में बात करेंगे, हम लोग श्रीलंका के बारे में बात करेंगे, हम लोग भूटान के बारे में बात करेंगे और हम लोग मालदीव्स के बारे में बात करेंगे इस सेशन में। ओके, समथिंग अबाउट नेपाल। ओके, नेपाल साइन ट्रीटी ऑफ सोगोली इन 1816। ट्रीटी ऑफ सोगोली को साइन किया 1816 में नेपाल की गवर्नमेंट ने। ओके, दैट टाइम नेपाल वॉज कंट्रोलिंग सम पार्ट्स ऑफ उत्तराखंड। वो उत्तराखंड का कुछ पार्ट कंट्रोल कर रहे थे, अप टू हिमाचल प्रदेश सम पार्ट्स, हिमाचल प्रदेश का भी कुछ पार्ट कंट्रोल कर रहे थे, यूपी का भी जो नॉर्दर्न पार्ट है उसमें भी कुछ कंट्रोल कर रहे थे वो, और इवन सिक्किम देवर कंट्रोलिंग, सिक्किम भी वो कंट्रोल कर रहे थे। मतलब एक नेपाल एक बड़ा बड़ा एम्पायर हुआ करता था 1816 में। बट बिकॉज ऑफ ब्रिटिशर्स ने नेपालीज को डिफीट किया एंड अल्टीमेटली इन 1816 द ट्रीटी ऑफ सोगोली वाज साइंड। ट्रीटी ऑफ सोगोली को साइन किया गया एंड द बाउंड्री लाइन ऑफ नेपाल वाज डिसाइडेड, और नेपाल की बाउंड्री लाइन को डिसाइड किया गया, दैट वाज काली रिवर। काली रिवर। और आज भी इंडिया नेपाल के बीच में जो बाउंड्री लाइन है वो काली रिवर ही है। ओके, तो इस तरीके से जो नेपाल रीजन था, जो नेपाल एक बहुत बड़ा एम्पायर हुआ करता था, हिमाचल प्रदेश से लेकर सिक्किम तक हुआ करता था, वो कॉन्साइज्ड हो गया और आज की जो सिचुएशन है नेपाल की वो उस पोजीशन में आ गया 1816 में। ओके, एंड नेपाल वाज मोनार्की। नेपाल एक मोनार्की थी, नेपाल में किंग थे। मीन्स 1771 से किंग हमेशा से रूल किया हुआ नेपाल में, लेकिन 1971 से रूल कर रहे थे किंग वीरेंद्र। ओके, किंग वीरेंद्र रूल कर रहे थे और 2001 तक उन्होंने रूल किया हुआ है। ओके, नाउ नेक्स्ट किंग वीरेंद्र, ही वाज जस्ट किल्ड बाय हिज ओन सन। किंग वीरेंद्र को उनके अपने लड़के ने 7 अदर मेंबर्स के साथ, सेवन अदर रॉयल फैमिली मेंबर्स के साथ असैसिनेट कर दिया। ओके, किंग वीरेंद्र के लड़के ने ही उनको मार दिया और भी फैमिली मेंबर्स को मार दिया, 7 और फैमिली मेंबर्स को मार दिया। इस तरीके से किंग वीरेंद्र की डेथ हो गई और इस तरीके से नए किंग को अपॉइंट किया गया। ही वॉज किंग ज्ञानेंद्र। ओके, और किंग ज्ञानेंद्र ने रूल किया हुआ है 2001 से लेकर 2008 तक। ओके, अब हम लोग बात करते हैं दे वर द वीरेंद्र एंड ज्ञानेंद्र, दे जस्ट रूल फ्रॉम 1971 टू 2008। और इस टाइम पीरियड में क्या क्या पॉलिटिकल चेंजेस आए नेपाल में, हम उसकी बात कर लेते हैं। ओके, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल in 1990, okay, first of all a democratic constitution was installed in Nepal. नेपाल में एक democratic constitution को इंस्टॉल किया गया। ओके, डेमोक्रेसी मीन्स पीपल दे वर डिमांडिंग फॉर द डेमोक्रेसी सिंस लॉन्ग टाइम पीरियड। नेपाल में लोग डेमोक्रेसी की डिमांड कर रहे थे बहुत लंबे समय से। क्योंकि इंडिया में डेमोक्रेसी है, तो इंडिया में डेमोक्रेसी होने से लोगों को बहुत सारे मीन्स होता नहीं, बहुत सारी अच्छाइयाँ दिख रही थी। नेपाल के लोगों को भी बहुत सारी अच्छाइयाँ डेमोक्रेसी की दिख रही थी, क्योंकि इंडिया एक बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री है, इवन सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री है। तो इस तरीके से नेपाल के लोग भी इस डेमोक्रेसी से इम्प्रेस थे। नाउ दे वर ट्राइंग टू इंस्टॉल द डेमोक्रेसी इन नेपाल। जो नेपाली थे वो भी चाह रहे थे कि नेपाल में भी मोनार्की की जगह पर डेमोक्रेसी आ जाए। दैट्स वाई अल्टीमेटली अंडर द प्रेशर ऑफ द पीपल, किंग वीरेंद्र ही एक्सेप्टेड द डेमोक्रेसी इन नेपाल under the new democratic constitution in 1990. Okay, as the people in this manner democracy was installed in Nepal. नेपाल में मोनार्कियल डेमोक्रेसी को इंस्टॉल कर लिया गया। नाउ द पोजीशन ऑफ द किंग वीरेंद्र रिमेन सेम एज, किंग वीरेंद्र की जो पोजीशन थी वो वैसी ही रही। बिसाइड दैट द पार्लियामेंट वाज क्रिएटेड इन नेपाल, इसके साथ साथ पार्लियामेंट को भी क्रिएट कर लिया गया। एज इन इंग्लैंड द मोनार्कियल डेमोक्रेसी इज एग्जिस्टिंग, जैसे कि इंग्लैंड में मोनार्कियल डेमोक्रेसी एग्जिस्ट कर रही है, वहाँ पर किंग, वहाँ पर क्वीन भी हैं और वहाँ पर पार्लियामेंट भी है, दोनों चीज़ एक साथ एग्जिस्ट कर रही हैं। वैसे ही नेपाल में भी किंग और पार्लियामेंट एक साथ एग्जिस्ट कर रही थी। क्लियर? दिस सिस्टम वाज इंस्टॉल्ड इन 1990, बट as the people they were demanding for democracy before 1990,
1990 से पहले जैसे लोग डिमांड कर रहे थे डेमोक्रेसी की, तो कुछ तो डेमोक्रेटिक वे में डिमांड कर रहे थे डेमोक्रेसी की, और कुछ आर्म्स स्ट्रगल की हेल्प से डिमांड कर रहे थे डेमोक्रेसी की। और जो लोग आर्म्स स्ट्रगल की हेल्प से डिमांड कर रहे थे डेमोक्रेसी की, दे वर कॉल्ड एज माओइस्ट इन नेपाल। ओके, नेपाल में दो लोग थे जो डेमोक्रेसी की डिमांड कर रहे थे, जो एबॉलिशन ऑफ मोनार्की की डिमांड कर रहे थे। एक डेमोक्रेटिक वे में डिमांड कर रहे थे, जो भी वहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज थी, जो वहाँ पर लोग थे वो कर रहे थे। दूसरे कुछ वहीं के लोग कुछ आर्म रिवॉल्ट की भी बात कर रहे थे कि हम लोग ऐसे नहीं, हम लोग को मांगने से कोई चीज़ नहीं मिल पाएगी, हमको चीज़ों को छीनना पड़ेगा। दे वर कॉल्ड एज माओइस्ट। तो दोनों चीज़ें एक साथ चल रही थी, लेकिन अल्टीमेटली इन 1990 as the democracy was installed in Nepal, नेपाल में जैसे ही डेमोक्रेसी को इंस्टॉल किया गया, नाउ द डिमांड ऑफ द बोथ द ग्रुप्स दैट वाज सप्रेस्ड, दोनों ग्रुप्स की जो डिमांड थी डेमोक्रेसी को इंस्टॉल करने की, वो क्या हो गई, खत्म हो गई। क्लियर है ना? ये अब जो पॉलिटिकल पार्टीज थी, जो पॉलिटिकल ग्रुप्स क्रिएट हुए थे, प्रेशर ग्रुप्स क्रिएट हुए थे, ना उनके पास कोई डिमांड रह गई, और ना ही माओइस्ट लीडर्स के पास कोई डिमांड रह गई कि वो मीन्स कि हमको डेमोक्रेसी को इंस्टॉल करवाना है। क्यों? क्योंकि डेमोक्रेसी तो इंस्टॉल हो गई ऑलरेडी। तो इस तरीके से जो डिमांड थी वो किंग ने मान ली। बट एज द डेमोक्रेसी वॉज इंस्टॉल्ड, नाउ बिटवीन द किंग एंड पार्लियामेंट ऑलवेज देयर वॉज कॉन्फ्लिक्ट। किंग और पार्लियामेंट के बीच में हमेशा से ही छोटा मोटा कॉन्फ्लिक्ट हमेशा बना रहा। एंड अल्टीमेटली द किंग मीन्स एज द कॉन्फ्लिक्ट जो बना रहा, अल्टीमेटली इन 2002 द किंग ज्ञानेंद्र ही डिसमिस द इलेक्टेड गवर्नमेंट। उन्होंने इलेक्टेड गवर्नमेंट को डिसमिस कर दिया, हटा दिया। ओके, डिसमिस कर दिया गया, हटा दिया गया। नाउ इन दिस मैनर again the demand for the democracy was originated. Again the demand of the political parties against the need of the demand of the Maoist organizations that was originated. अब फिर से यहाँ पर डिमांड फॉर डेमोक्रेसी स्टार्ट हुई। अब फिर से माओइस्ट जो भी माओइस्ट सपोर्टर्स थे उनको फिर से एक चांस मिल गया कि वो फिर से फिर से एक्टिव हो पाए। एंड इन दिस मैनर बिकॉज ऑफ दिस इंसिडेंट, अब इस इंसिडेंट के बाद क्या हुआ कि जो डेमोक्रेसी की डिमांड करने वाले लोग थे, एक तो वो थे जो आर्म रिवॉल्ट की बात कर रहे थे, वो बहुत थोड़े से थे। आर्म स्ट्रगल की बात कर रहे थे, वो बहुत थोड़े से थे। लेकिन ज्यादातर लोग कैसे थे? ज्यादातर लोग थे जो सपोर्ट कर रहे थे कि हमारे यहाँ केवल डेमोक्रेसी होनी चाहिए, बाकी वो लड़ाई झगड़े का कहीं कॉन्सेप्ट वो लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। ज्यादातर लोग चाह रहे थे कि लड़ाई झगड़ा ना हो, ज्यादातर लोग चाह रहे थे कि पीसफुली डेमोक्रेसी इंस्टॉल की जाए। ओके, जबकि कुछ थे जो लड़ाई झगड़े को सपोर्ट कर रहे थे, जो कह रहे थे कि आर्म रिवॉल्ट होना चाहिए, वो माओइस्ट थे। ठीक है ना? तो लेकिन अल्टीमेटली इन 2006 जो लोग पीसफुली चाह रहे थे कि जो भी पॉलिटिकल पार्टी थी चाह रही थी पीसफुली यहाँ पर डेमोक्रेसी को रीइंस्टॉल किया जाए, नाउ दे जस्ट क्रिएटेड अ ग्रुप दैट इज कॉल्ड एज 7 पार्टी अलायंस। 7 पार्टी अलायंस मीन्स जो भी पॉलिटिकल पार्टीज थी नेपाल में, उन सब ने मिलकर एक ग्रुप बना लिया, चाहे वो पोजिशन की हो चाहे वो अपोजिशन की हो, और उन्होंने डेमोक्रेसी की डिमांड करनी स्टार्ट कर दी 2006 में। और जब इन्होंने डिमांड करनी स्टार्ट कर दी तो अल्टीमेटली नाउ द किंग ही हैड टू रिस्टोर द पार्लियामेंट। किंग को वो पार्लियामेंट जो 2002 में सस्पेंड हो गई थी उसको क्या करना पड़ा? रिस्टोर करना पड़ा, उसको फिर से पावर में लाना पड़ा। और इस तरीके से जब वो लोग पावर में आए, जो फिर से पार्लियामेंट पावर में आई, तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया, जो किंग की पावर थी उसको क्या किया? एबॉलिश कर दिया। और इस तरीके से नेपाल एक रिपब्लिक बन गया। ओके, क्यों? क्योंकि किंग से लड़के ही उन्होंने पावर को ग्रैब किया हुआ था। तो जैसे ही पार्लियामेंट बनी तो उन्होंने एक प्रपोजल दिया, उन्होंने मीन्स होता है रूल पास किया, जिसकी हेल्प से किंग की पोजीशन को ही खत्म कर दिया गया और प्रेसिडेंट की पोजीशन को इंस्टॉल कर लिया गया। ओके, किंग की पोजीशन को खत्म करके प्रेसिडेंट की पोजीशन को इंस्टॉल कर लिया गया और किंग की पावर को जीरो कर दिया गया। इन दिस मैनर नाउ द नेपाल बिकेम अ रिपब्लिक। नेपाल एक रिपब्लिक बन गया। नाउ इन 2015 में उन्होंने एक नया कॉन्स्टिट्यूशन भी इंस्टॉल कर लिया, नया कॉन्स्टिट्यूशन भी बना लिया। और इसके बाद अभी रिसेंटली अब क्योंकि 2015 में उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया, लेकिन अब होता क्या था कि गवर्नमेंट जो बन रही थी वो कुछ थोड़े तुमने सुना नहीं है, बहुत लंबे टाइम तक स्टेबल गवर्नमेंट्स नहीं बन पा रही थी, और जो भी लोग गवर्नमेंट में आ रहे थे कहीं ना कहीं करप्ट थे।
तो लोग परेशान हो चुके थे इन करप्ट लीडर्स से। तो अल्टीमेटली इन 2025, इन सितंबर 2025 इन नेपाल देयर वाज जेनजी मूवमेंट, okay, and because of that Genji movement now the leaders in Nepal they had to leave the Nepal, जो भी नेपाल में लीडर्स थे उनको नेपाल छोड़ना पड़ा। एंड नाउ इट इज बालेन शाह अपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर, और आज की डेट में बालेन शाह को अपॉइंट किया गया है प्राइम मिनिस्टर। दिस इज समथिंग अबाउट द हिस्ट्री ऑफ नेपाल, द पॉलिटिकल मीन्स इंस्टॉलेशन ऑफ डेमोक्रेसी इन नेपाल। ओके, कैसे कैसे नेपाल में डेमोक्रेसी को इंस्टॉल किया गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल इन 1816 द ट्रीटी ऑफ सुगौली वाज साइन, सबसे पहले ट्रीटी ऑफ सुगौली को साइन किया गया जिससे कि काली रिवर को डिसाइड कर दिया गया, द बाउंड्री लाइन बिटवीन इंडिया एंड नेपाल। इन 1971 से पहले भी मीन्स यहाँ पर मोनार्की थी, यहाँ पर किंग थे, लेकिन 1971 से लेकर 2001 तक रूल किया हुआ है किंग वीरेंद्र ने, और 2001 से लेकर 2008 तक रूल किया हुआ है किंग ज्ञानेंद्र ने। किंग ज्ञानेंद्र ने जब रूल करना स्टार्ट किया तो उन्होंने पार्लियामेंट को इन 1990 ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ किंग वीरेंद्र दैट डेमोक्रेसी वाज इंस्टॉल्ड, डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन वाज इंस्टॉल्ड इन नेपाल। Okay, same as near about in same time period the Maoist activity was started in Nepal because of the interference and support of China. Okay, now in 2002 the King Gyanin he just dismissed the elected government, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर और इलेक्टेड गवर्नमेंट और पार्लियामेंट को डिसमिस कर दिया, एंड दैट्स व्हाई फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ डेमोक्रेसी नाउ द प्रोटेस्ट वाज स्टार्टेड इन नेपाल, एंड अल्टीमेटली इन 2006 in April 2006 all the political parties in Nepal they just created an alliance and started opposing the activity of the King Gyanin, and they just told that Gyanin should reinstall the democracy, Gyanin को democracy को reinstall करना चाहिए। and as in 2008 the King Gyanin he reinstalled the democracy, जैसे King Gyanin ने 2008 में democracy को reinstall किया, now the parliament dismissed the position of the king and इंस्टॉल द पोजीशन ऑफ द प्रेसिडेंट। पार्लियामेंट ने किंग की पोजीशन को डिसमिस कर दिया, हटा दिया, और तुरंत उनकी जगह पर प्रेसिडेंट की पोस्ट को अपॉइंट कर लिया। इन दिस मैनर द मोनार्की वाज अबॉलिश्ड इन नेपाल, नेपाल से मोनार्की को अबॉलिश कर दिया गया। अल्टीमेटली इन 2015 न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वाज इंस्टॉल्ड, नया कॉन्स्टिट्यूशन भी नेपाल में बन गया। एज द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वाज इंस्टॉल्ड नाउ द पॉलिटिकल सिस्टम वाज प्रॉपर्ली developed, but the democratic government, but the stable democratic government was never installed in Nepal. नेपाल में कभी भी पूरी तरीके से डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स आ रही थी वो पूरी तरीके से स्टेबल नहीं हो पा रही थी, एंड दैट्स व्हाई नाउ द यंगस्टर्स मींस यूथ इन नेपाल दैट वाज वेरी डिसअपॉइंटेड, एंड दैट्स व्हाई अल्टीमेटली इन 2025 there was Genji movement, and ultimately now the leaders in Nepal they had to, the set leaders in Nepal they had to leave Nepal, and nowadays Balen Shah was appointed, nowadays Balen Shah is appointed as Prime Minister of Nepal. This is something about the story of Nepal, means conversion of monarchy from republic, कैसे कैसे नेपाल मोनार्की से रिपब्लिक में कन्वर्ट होगा, ये उसकी स्टोरी है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज समथिंग अबाउट श्रीलंका। श्रीलंका की बात कर लेते हैं। ओके, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल श्रीलंका रिसीव्ड इंडिपेंडेंस इन 1948, श्रीलंका को इंडिपेंडेंस मिली 1948 में। ओके, एंड श्रीलंका वाज नेम्ड एज सीलोन, ब्रिटिश से इंडिपेंडेंस मिली, जैसे इंडिया ब्रिटिश के कंट्रोल में था वैसे श्रीलंका भी ब्रिटिश के कंट्रोल में था, और इनको जब इंडिपेंडेंस मिली तो उस समय तक ब्रिटिश इनको इंडिकेट करते थे एज, नेम करते थे एज सीलोन। ओके, नाउ नेक्स्ट as श्रीलंका रिसीव्ड इंडिपेंडेंस, श्रीलंका ने इंडिपेंडेंस रिसीव की, और इनकी जो एथनिक पोजीशंस थी वो कुछ ऐसी थी। 74% आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा। ओके, इनकी 74% पॉपुलेशन है सिंगलीज, 18% पॉपुलेशन है तमिल, एंड 1% पॉपुलेशन है क्रिश्चियन। ओके, दिस इज द एथनिक कंपोजिशन ऑफ नेपाल, ये नेपाल का एथनिक कंपोजिशन है। ओके, नाउ व्हाट हैपेंड इन 1956 now the Singli, because of Singli they are in majority, so that Singli language was declared as the official language, Singli language को official language declare कर दिया गया। As the Singli language was declared official language, now the Tamils they felt,
The Tamils, they felt that the Singhali government is trying to eradicate Tamils from the administration. अब सिंगली लैंग्वेज को अगर ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया गया तो इसकी मीनिंग क्या है? इसकी मीनिंग ये है कि जो श्रीलंकन गवर्नमेंट है वो कहीं ना कहीं तमिल को एडमिनिस्ट्रेशन से अलग रखना चाह रही है. एंड इन दिस मैनर द कॉन्फ्लिक्ट वाज स्टार्टेड, एंड इन दिस मैनर द डिफरेंसेस वर क्रिएटेड बिटवीन द सिंगली एंड तमिल. तमिल और सिंगली के बीच में डिफरेंस क्रिएट हुए. ओके, एंड दिस डिफरेंस वाज इनहैंस्ड ड्यूरिंग द 1980s. 1980s के टाइम पीरियड में ये डिफरेंस ज़्यादा बढ़ गया. एंड दैट्स वाई अ ऑर्गेनाइजेशन वाज क्रिएटेड दैट इज कॉल्ड एज लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम. लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम मीन्स LTTE. एक ऑर्गेनाइजेशन बना, एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बना तमिलनाडु श्रीलंका में तमिल्स के लिए, फॉर द वेलफेयर ऑफ द तमिल्स. ओके, और इसने जो सिंघली गवर्नमेंट थी, जो श्रीलंकन गवर्नमेंट थी, उससे लड़ना स्टार्ट किया. ओके, फॉर द राइट्स ऑफ द तमिल, जिससे कि तमिल्स को प्रॉपर राइट्स मिल पाए. बट एज दे स्टार्टेड फाइटिंग, इनका एस्टेब्लिशमेंट हुआ 1976 में हुआ बेटा. 1976 के आसपास LTTE का फॉर्मेशन हुआ. लेकिन एक्टिवली इन्होंने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किया, एक्टिवली इन्होंने अटैक करना स्टार्ट किया मीन्स श्रीलंकन गवर्नमेंट पर 1983 से. ओके, नाउ व्हाट हैपेंड अल्टीमेटली. अब हुआ क्या कि जब तमिल टाइगर्स ने लड़ना स्टार्ट किया तमिल गवर्नमेंट श्रीलंकन गवर्नमेंट से, तो श्रीलंकन गवर्नमेंट ने भी तमिल टाइगर्स या तमिल्स को टारगेट करना स्टार्ट किया. और जिसकी वजह से बहुत सारे तमिल्स श्रीलंका छोड़कर कहाँ आ गए? इंडिया आ गए, तमिलनाडु पहुंच गए. तो यहाँ पर होता क्या था कि बहुत सारे लोगों का माइग्रेशन हुआ. तब कहाँ से? श्रीलंका से इंडिया. और इस माइग्रेशन को मीन्स होता नहीं, माइग्रेशन एक सीरियस प्रॉब्लम होती जा रही थी. दैट्स वाई द एग्जिस्टिंग प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी ही हैड टू इंटरवीन बिटवीन दिस कॉन्फ्लिक्ट, सिविल वॉर कॉन्फ्लिक्ट. ओके, जो सिविल वॉर चल रही थी श्रीलंका में LTTE and means between LTTE and श्रीलंकन गवर्नमेंट. नाउ द राजीव गांधी ही जस्ट इंटरवीन. उन्होंने इसमें निगोशिएट किया, इंटरवीन किया. एंड इट वाज डिसाइडेड, और इसको डिसाइड किया गया कि LTTE अपने आर्म्स को सरेंडर करेगी, अपने आर्म्स सरेंडर करेगी. दूसरा, अब LTTE जब आर्म्स को सरेंडर कर देगी तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए कौन जाएगा? IPKF, इंडियन पीस कीपिंग फोर्सेस. ओके, ये जाएंगी. और इस तरीके से और धीरे धीरे, और श्रीलंकन गवर्नमेंट क्या करेगी? तमिल्स के साथ, जो भी तमिल श्रीलंका में हैं उनके साथ एक होता नहीं है, एक रिस्पेक्टफुल मीन्स होता नहीं है बिहेवियर स्टार्ट करेगी, जिससे कि तमिल्स को भी राइट दिए जाएंगे. और इस तरीके से धीरे धीरे करके चीज़ों को पीसफुल किया जाएगा, चीज़ों को न्यूट्रलाइज किया जाएगा. बट अल्टीमेटली एज दिस ट्रीटी वाज साइंड इन 1987, नाउ द इंडियन गवर्नमेंट सेंड द IPKF टू द श्रीलंका. इंडियन फोर्सेस ने इंडियन गवर्नमेंट ने IPKF को, इंडियन पीस कीपिंग फोर्सेस को, इंडियन मिलिट्री के लोगों को कहाँ भेज दिया? श्रीलंका भेज दिया. इंडियन सोल्जर्स को श्रीलंका भेज दिया टू प्रोटेक्ट द तमिल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए. बट अल्टीमेटली एज द पीस अकॉर्ड वाज साइंड बिटवीन द श्रीलंकन गवर्नमेंट एंड द तमिल्स मीन्स LTTE और श्रीलंकन गवर्नमेंट के बीच में यहाँ पर पीस अकॉर्ड साइन हो चुका था. लेकिन मीनवाइल अब इंडियन, और यहाँ से इंडियन फोर्सेस भी श्रीलंका पहुंच चुकी थी, और उन एरियाज में जहां पर तमिल्स थे उनको प्रोटेक्ट करने के लिए इंडियन आर्मी वहां पहुंच चुकी थी. लेकिन हुआ क्या यहाँ पर? इसी टाइम पीरियड में श्रीलंकन गवर्नमेंट के ऑफिसर्स ने, श्रीलंकन मिलिट्री के ऑफिसर्स ने कुछ तमिल टाइगर्स को मार दिया, कुछ तमिल टाइगर्स को जान से मार दिया. और जब तमिल टाइगर्स को मार दिया गया तो तमिल LTTE ने फिर से पीस अकॉर्ड को रिव्यू करना स्टार्ट कर दिया. और उन्होंने रिव्यू करके ये आंसर निकाला, ये रिजल्टेंट निकाला कि जो पीस कीपिंग फोर्सेज हैं, जो पीस अकॉर्ड है, वो श्रीलंकन्स के फेवर में, वो तमिल्स के फेवर में नहीं है, वो श्रीलंकन्स के फेवर में है. और दैट्स वाई दे स्टार्टेड अपोजिंग द पीस कीपिंग फोर्सेज इन श्रीलंका. उन्होंने श्रीलंका में पीस कीपिंग फोर्सेज को अपोज करना स्टार्ट कर दिया. और पीस कीपिंग फोर्सेस को अपोज करने के कंसर्न में नाउ द कॉन्फ्लिक्ट वाज स्टार्टेड बिटवीन द इंडियन आर्मी एंड द तमिल टाइगर्स. जो लड़ाई अभी तक श्रीलंकन गवर्नमेंट और LTTE के बीच में चल रही थी, वो किसके बीच में स्टार्ट हो गई? LTTE और इंडियन मिलिट्री के बीच में स्टार्ट हो गई. एंड नियर अबाउट 1200 सोल्जर्स, इंडियन सोल्जर्स, दे वर किल्ड इन श्रीलंका. और श्रीलंका में करीब 1200 के आसपास सोल्जर्स मारे गए. अल्टीमेटली
नाउ द गवर्नमेंट वाज चेंज इन इंडिया, इंडिया में गवर्नमेंट इन 1989 में चेंज हो गई एंड दैट्स वाई नाउ न्यू गवर्नमेंट वाज इंस्टॉल्ड, एक नई गवर्नमेंट जनता दल गवर्नमेंट इंस्टॉल हो गई, राजीव गांधी की गवर्नमेंट चेंज हो गई। तो जिसकी वजह से क्या हुआ कि यहाँ जो 1989 से ही सारी पीस कीपिंग फोर्सेस को इंडिया ने वापस बुला लिया। ओके, लेकिन जो जनता दल की गवर्नमेंट रही कुछ दिन मीन्स विश्वनाथ प्रताप सिंह प्राइम मिनिस्टर रहे, फिर 6 महीने के लिए चंद्रशेखर सिंह प्राइम मिनिस्टर रहे, लेकिन दोनों लोग बहुत दिनों तक प्राइम मिनिस्टर नहीं रह पाए और इसलिए 1991 में फिर से री इलेक्शंस हुए इंडिया में। और जैसे री इलेक्शन हुए तो उस समय राजीव गांधी मीन्स होता नहीं है, राजीव गांधी अपना जो भी एजेंडा था लोगों के सामने रख रहे थे और वो कह रहे थे कि जैसे ही मेरी गवर्नमेंट आएगी, जैसे ही कांग्रेस की गवर्नमेंट आएगी, वैसे ही फिर से पीस कीपिंग फोर्सेस को भेजा जाएगा श्रीलंका। ये सुनकर श्रीलंका जो भी तमिल टाइगर्स थे वो थोड़ा सा ज़्यादा एग्रेसिव हो गए अगेंस्ट द राजीव गांधी। क्यों? क्योंकि उनको तो पता था अभी तक इंडियन गवर्नमेंट ने हमेशा तमिल टाइगर्स को सपोर्ट किया, लेकिन राजीव गांधी की वजह से अल्टीमेटली जो कॉन्फ्लिक्ट था वो तमिल टाइगर्स और इंडियन गवर्नमेंट के बीच में स्टार्ट हो गया। और राजीव गांधी अभी भी कह रहे थे कि 1991 के बाद फिर से हम लोग पीस कीपिंग फोर्सेस भेजेंगे श्रीलंका। तो तमिल टाइगर्स को लगा कि अगर राजीव गांधी गवर्नमेंट में आ रहे हैं तो फिर से ये पीस कीपिंग फोर्सेस को श्रीलंका में इंस्टॉल करेंगे और इसलिए उन्होंने ड्यूरिंग द इलेक्शन कैंपेन के टाइम पीरियड में ही 1991 में राजीव गांधी को असैसिनेट कर दिया, उनको मार दिया। क्यों? क्योंकि उनको डर था कि जैसे ही गवर्नमेंट राजीव गांधी की आएगी तो ये फिर से रीइंस्टॉल कर देंगे IPKF को श्रीलंका में। इस तरीके से मीन्स राजीव गांधी को असैसिनेट करने के बाद फिर से इंडियन गवर्नमेंट ने कभी सोचा ही नहीं IPKF को श्रीलंका भेजने के लिए या इंडियन मिलिट्री को श्रीलंका भेजने के लिए। और अल्टीमेटली ये वॉर चलती रही अप टू 2009 बिटवीन द तमिल टाइगर्स एंड श्रीलंकन गवर्नमेंट। एंड इन 2009 with the support of चाइना के सपोर्ट से now the Sri Lankan military was able to eradicate the LTT। तब श्रीलंकन गवर्नमेंट ने LTT को 2009 में पूरी तरीके से इरेडिकेट कर दिया। एंड इन 2002 एंड डेमोक्रेसी तो पहले से थी लेकिन 2022 में एक अलग से इंसिडेंट हुआ। इंसिडेंट क्या हुआ? नाउ द पीपल दे स्टार्टेड प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द एग्जिस्टिंग प्रेसिडेंट। जो भी एग्जिस्टिंग प्रेसिडेंट थे उनके अगेंस्ट लोगों ने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। एंड नाउ द प्रेसिडेंट ही हैड टू रिजाइन एंड लीव द कंट्री। उनको प्रेसिडेंट पोस्ट से रिजाइन करना पड़ा और कंट्री को छोड़ना पड़ा। आज की डेट में अर्जुना कुमारा दिसानायके ये प्रेसिडेंट हैं श्रीलंका के। ओके, दिस इज समथिंग अबाउट द conflict in Sri Lanka and how the conflict was resolved in Sri Lanka. Okay, first of all, Ceylon received independence in 1948. Okay, from the British। ethnic composition के बारे में बात कर ली। Why the Tamil and Sinhalese conflict was originated and when the Tamil Tigers Association of Tamil Tigers Liberation Tamil Eelam was created। Liberation Tigers of Tamil Eelam group was created। When peace accord was signed, what was the reason behind the peace accord? How the peace accord became the reason behind the killing of राजीव गांधी? पीस अकॉर्ड कैसे, ये पीस अकॉर्ड या IPKF कैसे राजीव गांधी की किलिंग का एक रीजन बना, उसके बारे में भी हम लोगों ने बात कर ली। ओके, फिर 2009 में LTT को पूरी तरीके से इरेडिकेट कर दिया गया और 2022 में वहाँ के लोगों ने प्रोटेस्ट किया अगेंस्ट द एग्जिस्टिंग प्राइम प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट को कंट्री छोड़नी पड़ी। ओके, आज की डेट में अर्जुना कुमारा दिसानायके ये प्रेसिडेंट हैं श्रीलंका के। ओके, दिस इज समथिंग अबाउट द पॉलिटिकल सिचुएशन ऑफ श्रीलंका। नाउ द नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस समथिंग अबाउट अचीवमेंट ऑफ श्रीलंका। ओके, दिस मच इज सफिशिएंट फॉर टुडे। आज के लिए सफिशिएंट है और नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग अचीवमेंट्स ऑफ श्रीलंका, भूटान एंड मालदीव्स के बारे में बात करेंगे। देन वी विल स्टार्ट द कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, इंडिया एंड बांग्लादेश, इंडिया एंड नेपाल, इंडिया एंड श्रीलंका। इंडिया एंड श्रीलंका के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट, बेसिक कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। ओके, केवल एक टेरिटोरियल कॉन्फ्लिक्ट था जिसको हम लोगों ने रिजॉल्व कर लिया है। दीज टॉपिक्स वी विल डिस्कस टुमारो। ये हम लोग कल डिस्कस करेंगे। ओके, दिस मच इज सफिशिएंट फॉर टुडे। टुमारो वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक। ओके, थैंक यू।